गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए आज देखते हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब तो मैंने पीडीएफ वाला सिस्टम कर दिया है, थोड़ा लिखने-उखने का काम खत्म हुआ। नहीं तो बहुत टाइम लगता था, छोटे-छोटे क्लासेस हो रहे थे। अब कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा क्लास जाए। ठीक है? तो आज हमें क्या देखना है? पहला, उसी के आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे हमारे देश के अंदर एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, दुविधा में फँस रहे थे, वैसे ही जब एक नेशन और दूसरे नेशन की बात आती है, अगर दूसरे नेशन में कुछ होता है, तब क्या नैतिक दुविधा हमारे ऊपर होने वाली है। जैसे हम इंडिया में हैं, तो इंडिया पे क्या नैतिक दबाव बनता है जब दूसरे देश में कोई मारकाट हो जाए, जिनोसाइड हो जाए, ये हरकतें होती है, तो हमारे ऊपर भी प्रश्न उठता है ना कि हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। तो बस उसी को देखना है। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ेंगे पहले। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दों का मतलब है जब दुनिया के अलग-अलग देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपस में व्यवहार करते समय या कोई फैसला लेते समय सही और गलत के नैतिक सवालों से जूझते हैं। यह सिर्फ ताकत या फायदे की बात नहीं होती, बल्कि यह देखना भी होता है कि क्या उनका काम न्यायपूर्ण, मानवीय, निष्पक्ष और सही है। ये देखना होता है। ये मुद्दे उठते हैं जब एक देश का स्वार्थ, सुरक्षा या आर्थिक फायदा दूसरे देश के लोगों के अधिकारों, मानवता या पर्यावरण से टकराता है। अभी हम इसमें इश्यूज भी देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बनने वाला है। ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, जो समझाना था कि क्या होते हैं नैतिक मुद्दे। ठीक है, अब नैतिक मुद्दों में क्या क्या आने वाला है ये देखिए। पहला आएगा संप्रभुता या बनाम मानवीय हस्तक्षेप, सोवरेनिटी वर्सेस ह्यूमन इंटरवेंशन। देखिए, संप्रभुता का सीधा सा मतलब क्या है समझना है। संप्रभुता आप जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। और जब भी मैं बोलता हूँ एथिक्स कोई भी पढ़े ना, तो एथिक्स पढ़ने से पहले आपको GS1, GS2, GS1, GS2, GS3 पढ़ने के बाद ही आपको GS4 पे आना चाहिए, क्योंकि इन सब में जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों में जो होती हैं वही GS4 में आपको इशू के रूप में मिलते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे भी जो ऐसे है इसी पे डिपेंड करता है, इन्हीं सब चीजों पे। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं GS4 और ऐसे, आपको GS1, GS2, GS3 पढ़ने के बाद ही इन सब पे जंप करना चाहिए। ठीक है, इवन अपना ऑप्शनल जो लिया है ना, वो भी पढ़ने के बाद ही GS4 पे आना चाहिए, क्योंकि पहले पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि GS1, GS2 में जो हुआ रहता है उसी को इसमें डील किया जाता है, बताया जाता है। तो आपसे उम्मीद ये है कि जो भी यहाँ पे है वो GS1, GS2 पढ़ के आए होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है, कोई क्लासरूम में तो नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे है, तो ये सबके लिए पढ़ा रहेगा, जिसको देखना होगा देखेगा। तो समृद्ध एक सवाल आता है, संप्रभुता बनाम मानवीय हस्तक्षेप। ठीक है, संप्रभुता क्या है, लाइन पढ़ लीजिए। हर देश को यह अधिकार है कि वो अपने अंदरूनी मामलों में किसी दूसरे देश का दखल बर्दाश्त न करे। ठीक है, यह देश की एक आजादी है। मान लीजिए आपका एक घर है, छोटे लेवल पर समझिए, आपका एक घर है, दूसरे का एक घर है, पड़ोसी है आपका। ठीक है, अब पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल हो रहा है लड़ाई झगड़ा, तो आपको अधिकार है, आप जाके बोलेंगे उसको कि यार ये मत करो, ठीक नहीं है। तो बोलेगा कि तुम अपने घर से मतलब रखो। ठीक है, हमारे घर में क्या हो रहा है, मत दखल दो। ठीक वैसे ही एक देश है, एक दूसरा देश है। मान लीजिए किसी देश में कुछ कुछ टेंशन हुआ है, हम जाके बोल रहे हैं, ये बोलेगा ना कि अपने देश से मतलब रखो। ठीक है, हमारे देश के अंदरूनी मामलों में मत बोलो। ठीक है, ये हमें अपने देश के बारे में फैसले लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है, सोवरेन है, संप्रभु है अपने देश के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि जब ये एक्स देश है, ये वाई देश है, अब वाई देश में जो है जिनोसाइड हो रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है वो। ये वाई देश अपने ही लोगों को खूब काट पीट रहा है, खूब मार रहा है। तो ऐसे में एथिकल इश्यूज क्रिएट होता है और देशों पे कि क्या उनको एक मानवीय ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करना चाहिए। देखिए, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक इशू है, एथिकल इशू है। इसको कब हम डील करेंगे, जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो अभी सब डील होता है। लेकिन आप बस दुविधा समझिए, केस स्टडी में हम देखेंगे, दुविधा समझिए कि जब यहाँ पे मारकाट जिनोसाइड हो रहा है, तब हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए आपके पड़ोसी घर में मारकाट लड़ाई चल रहा है, आप पड़ोसी हैं, आपका क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ का, ये सारी चीजें आएंगी। तुमको बस यही समझना है कि क्या करना है, क्या एथिकल इशू क्रिएट हो रहा है। करना तो ये है कि आपको आंसर राइटिंग लिखनी, आंसर करना है। अगर ऐसे प्रश्न आ गए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है प्रेस रिलीज करती है। जैसे अभी ईरान में मामला चल रहा है, तो बुमा बुमखू हो रहा है, तो ईरान को लेके प्रेस रिलीज हुई होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे कि क्या उन्होंने स्टैंड लिया है। तो आपको उसको लिखना है, आपको विजिट करना होगा, वेबसाइट पे जाइए, प्रेस रिलीज देखिए, ओरिजिनल जो उन्होंने स्टैंड लिया है वही आंसर में मेंशन करिए। ठीक है, अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, और बीइंग ह्यूमन बीइंग के तरह एक सिटीजन के तौर पे आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट होगा, आप वहां से अपना विरोध दर्ज कराइए। ठीक है, बीइंग आपका एक सिटीजन के तौर पे, इंडियन सिटीजन के तौर पे आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो अपना विरोध दर्ज कराइए सोशल मीडिया से। और और आपको जो आंसर राइटिंग लिखने वाले लोग हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे जाएं, वहाँ का जो स्टैंड है वो उसको फॉलो करें। गवर्नमेंट की से इधर नहीं जाना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के पार्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो संप्रभु बनाम मानवीय हस्तक्षेप। संप्रभु आपको समझ में आया क्या है, कि एक देश पूरी पूरी तरीके से
आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए, कोई उस पे दबाव नहीं डालेगा, ठीक है? तो मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, अगर किसी देश में अपने ही सरकार लोगों पर भयानक अत्याचार कर रही हो, जैसे नरसंहार हो, बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो, तो दूसरे देशों को मानवता के नाम पर वहाँ दखल देने का नैतिक अधिकार है, भले ही उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन हो। ये एक सवाल है, करना चाहिए कि नहीं? तो ये नैतिक दुविधा है। एक्स देश है, एक एक्स देश है, यहाँ पे भयंकर जीनोसाइड हो रहा है, ठीक है? मान लीजिए गाजा पट्टी वाला जो मामला है वहाँ हो रहा है, तो और देश क्या करे? ये सवाल है। नैतिक रूप से ये बाध्य हैं रोकने के लिए, ठीक है? ये एक नैतिक दुविधा है, यही हमको समझना था। अब देखिए, ग्लोबल लेवल पे एक सीरिया का गृह युद्ध चल रहा है, सीरियन सिविल वॉर, और रवांडा का जीनोसाइड चल रहा है, ठीक है? ये हो रहा है, तो नैतिक सवाल है आप पे, ठीक है, कि आप इसमें इंटरवीन करें कि ना करें, इंटरवीन करें कि ना करें, ठीक है? नैतिक रूप से इसका जवाब देती है ग्लोबल लेवल पर, इस पर डिबेट बहुत ज्यादा चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P प्रिंसिपल। इस पे बहस होती है कि हमें अगर किसी अन्य देश में ऐसा हो रहा है, जीनोसाइड जैसा कंडीशन बन रहा है, तो हमको मदद करनी चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, ठीक है? यही कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल, R2P प्रिंसिपल, कि हमें मदद के लिए जाना होगा, ठीक है? हमें मदद करनी पड़ेगी, करना चाहिए। अगर ऐसा जीनोसाइड वाला ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है, तो हमें पहुंचना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है? ये कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, लेकिन हम नैतिक मुद्दा क्या है इसमें? नैतिक इशूज क्या है कि संप्रभुता बनाम मानवीय हस्तक्षेप, ये दुविधा है, ठीक है? अब देखिए दूसरा इशू क्या आता है। दूसरा इशू है असमान विकास और आर्थिक अन्याय। असमान विकास, अनइक्वल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। क्या है? क्या होता है कि दुनिया में कुछ देश बहुत अमीर है और कुछ बहुत गरीब है, तो क्या अमीर देशों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो गरीब देशों की मदद करें? क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम निष्पक्ष है या केवल अमीर देशों को फायदा पहुंचाते हैं? ठीक है, एक ये सवाल है। देखिए इसको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है? ये एक्स देश है, अमीर है खूब, वाई देश है, गरीब है खूब। इसके पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है, गरीब के पास रिसोर्स काफी है, इसके पास संसाधन खूब है। ये अपने संसाधनों का दोहन कर चुका है एक्स देश खूब। अब इसकी नजर है कि इसके संसाधनों को धमाकेदार तरीके से उठाया जाए। इसके पास अपने रिसोर्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है? इसके पास खूब सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये अमीर देश गरीब देश पे दबाव बना के इसका रिसोर्स ले ले, या फिर अमीर देश इसको तकनीक दे कि तुम भी अपने खनिजों को निकाल लो और थोड़ा बेहतर बनो, ठीक है? ये सवाल है, ठीक है? ये सवाल है कि तकनीक दे या फिर इस पे कब्जा कर ले, इस पे दबाव बना के रिसोर्स छीन ले इसका। ये दुविधा है। अब नॉर्मल कंडीशन में देखिए, अपने आसपास आप बेहतर बनते चले गए, आपके साथ का कोई था वो उतना बेहतर नहीं बन पाया, ठीक है? अब आपके मान लीजिए मन में एक खोट आ गया कि इसको हम बढ़ने नहीं देंगे, ठीक? और वहीं दूसरी कंडीशन समझ लीजिए, आप बढ़ गए हैं, फिर आपका दोस्त नहीं बढ़ा है, तो आप क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये दुविधा है, ठीक है? नैतिक जिम्मेदारी क्या कहती है कि उसको तकनीक दिया जाए, उसको बेहतर किया जाए गरीब देश को, ठीक है? यही तो है ना कि समानता लाना है, यही इसीलिए जंग चल रही है कि समानता लाया जाए। लेकिन इसके अंदर नैतिक, इसके अंदर खोट आए तो क्या करेगा? रिसोर्स पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। ये है दुविधा, ये है इशू, ठीक है? अब एक कहानी पढ़िए यहाँ पे कि एक गरीब देश अमृतपुर के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जैसे दुर्लभ खनिज है, लेकिन उसे निकालने की तकनीक नहीं है। एक अमीर देश धनकुबेर एक ऐसे ही नाम दिया गया है, हाइपोथेटिकल। धनकुबेर उस तकनीक के बदले सस्ते में संसाधन खरीदना चाहता है। तो नैतिक दुविधा क्या है? क्या धनकुबेर को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अमृतपुर से बेहतर संसाधन में खरीदने चाहिए, या उसे उचित मूल्य तकनीक हस्तांतरण में मदद करनी चाहिए? तकनीक दे उसको, बेहतर कर दे उसको भी, ठीक है? ये दुविधा में फंसते हैं। दुविधा यहाँ पे क्या है? दुविधा कुछ नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी यही कि उसकी भी मदद की जाए, लेकिन यहाँ पे खोट आएगा, कोई करना चाहेगा क्या मजबूत? आज देख रहे हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ईरान देखिए, इसराइल देखिए, अमेरिका क्या कर रहे हैं, सब भिड़े हुए। तो कहाँ से नैतिक रूप से जिम्मेदार है? नाटक कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और एक मुद्दा क्या आता है? क्लाइमेट फाइनेंस का। ऐतिहासिक रूप से जो अमीर देश हैं उन्होंने काफी दोहन करके कार्बन एमिशन किया है, ठीक है? जिसकी वजह से धरती की जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है। तो ये जिम्मेदारी है, गरीब देश क्या है उसकी वजह से जूझ रहे हैं। अमीर देशों ने खूब एमिट किया, अब गरीब देश उस चीजों से जूझ रहे हैं। तो गरीब देशों का सवाल यह है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक रूप से इतना ज्यादा एमिशन किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप हमें फंड करो, ताकि हम उस मुसीबतों से दूर हटे, क्योंकि जो सी लेवल है वो उठ रहा है ऊपर।
तो जो कोस्टल कंट्रीज है, जो कोस्टल कंट्रीज है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कोस्टल में लोग रहते हैं और भी कोस्टल कंट्रीज है, जो वहाँ के जो तटीय लोग हैं वो डूबेंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो आपको क्लाइमेट फाइनेंस करना चाहिए, अमीर लोगों को फाइनेंस करो, हमें पैसा दो ताकि हम उससे 2 रटे क्षतिपूर्ति करो उसकी, ठीक है? ये एक आर्गुमेंट चलता है। और देखिए तीसरा क्या है, एक और आर्गुमेंट चलता है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष की नैतिकता, एथिक्स ऑफ वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। क्या है ये? युद्ध कब नैतिक रूप से जायज है? जैसे आत्मरक्षा में, एक सवाल है। युद्ध के दौरान क्या नियम होने चाहिए? जैसे नागरिकों पर हमला न करना, ये भी एक सवाल है। क्या सभी युद्ध अपराधों को समान रूप से दंडित किया जाना चाहिए? ये भी एक सवाल है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक कहानी लीजिए, लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, बस समझाऊंगा, मेन काम है समझने का। कहानी देखिए, दो देशों ए और बी के बीच युद्ध छिड़ा है। ए देश का आरोप है कि बी देश ने उसकी सीमा में घुसपैठ की है, बी देश कहता है कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। तो नैतिक दुविधा क्या बनेगा कि कौन सा देश नैतिक रूप से सही है? युद्ध के दौरान ए देश के सैनिक दुश्मन के नागरिकों को बंधक बना लेते हैं, क्या यह नैतिक रूप से स्वीकार्य है, भले ही ऐसा करने से युद्ध जीतने में मदद मिले? ये नैतिक दुविधा है। बंधक बना लेते हैं, क्या होता है? देखिए करते क्या है लोग, एक्स देश, वाई देश हमला किया इस पे, ठीक है? वहाँ यहाँ के जो लोग हैं, सैनिक हो गए, हो सकता है नागरिक भी हो, सिटीजन, सिविलियंस को, इनको भी मारा, इनको जो है किडनैप कर लिया, उठा लिया, नागरिकों को भी मारा। नागरिकों की क्या गलती थी यहाँ पे? ये है नैतिक दुविधा। युद्ध का नियम क्या होना चाहिए? ये है युद्ध का नियम क्या होना चाहिए? जब युद्ध हो रहा है, जैसे अभी ईरान में हो रहा है, सारे देश मौन बैठ के देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, न्यूज में चल रहा है बस कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई स्टैंड ले रहा है क्या? ईरान में हुआ, वेनेजुएला में जो हुआ, अभी ग्रीनलैंड पे हमला करने की बात कर रहा है अमेरिका, तो क्या हो रहा है? सब चुपचाप मौन बैठ के देख रहे हैं, बस बयानबाजी चल रही है, एक्शन है कोई सी का? अभी वर्तमान एग्जाम्पल देखिए, इजराइल हमास वाला संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ था, ठीक है? क्या करती है, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब हो रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इन सब मामलों की जांच करती है, उस पर रिपोर्ट भी देती है, बस जांच करेगी, रिपोर्ट ही देगी, इसके अलावा कुछ है नहीं। इनका कौन ध्यान देगा? जो रिफ्यूजीज हैं, जो वहां से विस्थापित हो गए, उनका कौन ध्यान देगा? ये भी तो एक नैतिक मुद्दा है ना, कि आपने लड़ाई करी, ठीक है, तो एक नैतिक इथिकल इशू ये हो गया कि वहां से जो विस्थापित हुए उनका क्या होगा? वो तो पूरी तरीके से शरणार्थी बन गए। तो एक इमेज देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक इमेज देखिए गाजा का, अब देखिए ये इमेज देखिए, ये गाजा का है। सब बच्चे जो है, ये सब बच्चे अच्छे खासे घर से थे, अब पूरा तबाही मच गई गाजा में, बिल्डिंग फिल्डिंग तोड़ गए, सब एकदम रोड पे आ गए, ठीक है? अब कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने गलती करी, अब ये सब लोग भुगत रहे हैं, तो एथिकल इशूज क्रिएट हो गया ना कि इनकी क्या गलती थी। अब पूरे जो विश्व समुदाय है वो मिल के इनकी मदद भी करे, ये भी होना चाहिए ना कि इनकी मदद करें, इनका फिर से रीबिल्डिंग करें, रिहेबिलिटेट करें इनको। लेकिन क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के थाले में खाने के लिए परेशान है। कुछ लोगों की वजह से आम लोग परेशान हो जा रहे हैं, वहाँ के सिटीजन्स। और देखिए चौथा एक क्या है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय न्याय, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल जस्टिस। अब देखिए समझते हैं इसको और अच्छे से। क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज किनकी वजह से हो रहा है? जो कार्बन एमिट कर रहे हैं, खूब कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक, उससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा उठ रहा है, किनके लिए? जो डेवलपिंग नेशन है। कर कौन रहा है? डेवलप नेशन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज किनकी वजह से हुआ? डेवलप नेशन की वजह से, कोई अपने आप को डेवलप कर लिया, वो भुगत कौन रहा है? जो डेवलपिंग नेशन है, वो सारी चीजें भुगत रहे हैं इनका। तो क्लाइमेट जस्टिस की बात उठ रही है कि आप जो है डेवलपमेंट तो जबरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं, कि आप क्लाइमेट का भी ध्यान रख रहे हैं, प्रवाल भित्तियों को ध्यान रखिए, प्रवाल, कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ, ऐसी रिपोर्ट आप पढ़ते होंगे कि कोरल रीफ जो है 10% इस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का खत्म हो गया। आप देखेंगे सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला हिस्सा है, इधर, यहाँ पे कोरल रीफ बड़े पैमाने में पाया जाता है, लेकिन इसका भी खत्म हो रहा है मामला धीरे धीरे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये इशू क्रिएट होता है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक इशू है कि आप लोग जो डेवलप नेशन है,
आप क्लाइमेट जस्टिस को ध्यान में रखिए और फाइनेंस करिए, और ये जो एमिशन है उसको कम करिए। आप कार्बन क्रेडिट वाला जो मुद्दा देखते हैं ना, एक कार्बन क्रेडिट का मुद्दा है। कार्बन क्रेडिट ये भी इन्हीं सब इशूज की वजह से क्रिएट हुआ है। कार्बन क्रेडिट होगा, मैं तो कहता हूँ कार्बन क्रेडिट एक तरीके का जुआ टाइप का है, ये जो इनको डेवलप नेशन को मौका देता है कि कार्बन एमिट करे और ज्यादा। पैसा क्या होता है कार्बन क्रेडिट में, डेवलप नेशन पैसा देके क्रेडिट खरीद लेंगे, फिर एमिट करते रहेंगे। तो ये इशू है। तो सब क्या है, क्या विकसित देश ने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया है और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? क्या उन्हें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को अधिक मुआवजा देना चाहिए? क्या सभी देशों को समान रूप से उत्सर्जन कम करना चाहिए, भले ही उनकी विकास की जरूरतें अलग हो? तो आज इन सब चीजों की वजह से कौन सा मुद्दा उठ रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे इशूज क्रिएट हो गए। अब डेवलपिंग नेशन मांग कर रही है, जैसे सीओपी होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो क्या बात की जाती है? क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जाती है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात की जाती है, और क्या बोला जाता है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये कि जो जिम्मेदारी है कि क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, ये होगा, लेकिन डेवलप्ड नेशन के लिए अलग बनेगा, डेवलपिंग नेशन के लिए अलग। यानी आपके लिए डेवलप नेशन के लिए थोड़ा कठोर होगा, डेवलपिंग नेशन के लिए थोड़ा सा ईज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको वन साइज फिट ऑल के मामले में रख के चला दिया जाए। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड नेशन ने ऐतिहासिक रूप से काफी जो है एमिशन किया हुआ है, इसलिए कॉमन क्या, क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, क्लाइमेट का हम ध्यान रखेंगे। डिफरेंशिएटेड किस लिए? क्योंकि डेवलप नेशन ने पहले बहुत ज्यादा एमिट किया हुआ है, इसलिए डेवलपिंग नेशन के लिए थोड़ा सा छूट दी जाएगी, ठीक है, ये होना चाहिए, ये मांग उठ रही है। पांचवा इशू क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। क्या है इसमें? क्या सवाल होगा? क्या सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करना चाहिए, भले ही उनके अपने घरेलू कानूनों या सांस्कृतिक प्रथाओं के विपरीत हो? क्या मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलना नैतिक रूप से जायज है, भले ही कुछ देश उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाते हो? ठीक है, अब एक उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई कठोरिस्तान देश है, ऐसे ही कठोरिस्तान में कुछ लोग क्या है, उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण दंड दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो नैतिक दुविधा क्या है इसमें? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कठोरिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते चुप रहना चाहिए, या मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता पर जोर देते हुए उन पर दबाव डालना चाहिए? नैतिक दुविधा है। एक कठोरिस्तान है, उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, एक देश है कठोरिस्तान, उनकी धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है, दंड दी जाती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ये एक नैतिक दुविधा है। अब देखिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन इससे क्रिएट होते हैं एथिकल इशू से, कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के कुछ मौलिक प्रश्न है, फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट इंटरनेशनल एथिक्स। क्या होता है? पहला, क्या किसी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का नैतिक अधिकार है, भले वहां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा हो? ठीक है, लैंग्वेज पढ़िए। अगर किसी देश में वहां की सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही हो, तो क्या दूसरे देश लोगों को बचाने के लिए उस देश के अंदर जाकर दखल देना चाहिए, भले उस देश की आजादी का उल्लंघन हो? मन में सवाल आ रहा होगा, अभी पीछे बताया कि क्या करना है। अपने भारत के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो आंसर राइटिंग करने वाले हैं वहां जाए, जो सिटीजन है जिनको कोई एग्जाम नहीं देना है वो क्या जाए, गो टू द सोशल मीडिया और अपना विरोध दर्ज कराए। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसमें है क्या? संप्रभुता बना मानवीय हस्तक्षेप की बड़ी दुविधा है। दूसरा सवाल देखिए, अमीर देशों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन और गरीबी से लड़ने में मदद करे, खासकर जब अमीर देश ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो मदद करे सवाल है। तो क्या है, बड़े और अमीर देशों ने प्रदूषण फैलाया है और वे पहले से ही विकसित है, तो यह उनकी नैतिक ड्यूटी है कि वे उन गरीब देशों की मदद करें जो प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जिनके पास विकास के लिए साधन नहीं है। तो क्या है यहाँ पे एक विश्लेषण है कि पर्यावरणीय न्याय और वैश्विक असमानता का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए क्या प्रश्न है कि युद्ध कब नैतिक रूप से जायज है, जस्ट वॉर थ्योरी। युद्ध के दौरान क्या नियम होने चाहिए जिनका पालन करना जरूरी है? तो क्या कभी युद्ध करना सही हो सकता है, जैसे आत्मरक्षा में? क्या अगर युद्ध होता है तो क्या सैनिक नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहिए, नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहिए, या बिना जरूरत के मारकाट नहीं मचानी चाहिए? क्या कोई सीमाएं हैं, कोई बाउंड्री बनाई गई है, कोई नियम है, कोई रूल है, ऐसा कुछ बनाया गया है? ठीक है, तो युद्ध की नैतिकता जस्ट वॉर थ्योरी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से जुड़ा हुआ एक एथिकल मुद्दा। इस पे आप सोचेंगे, थिंक करिए। केस स्टडी में हम देखेंगे इसको, लेकिन थिंक करिए। आपको इश्यूज दिखाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में क्या हो रहा है। अभी भी आप लिंक कर सकते हैं किन सब चीजों से, ईरान से, ईरान के जो सिटीजन है, इजराइल, अमेरिका, सब कर रहे हैं ना, उनके सिटीजन के बारे में सुनिए किस तरीके से हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल अब तीसरा,
क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू है या शक्तिशाली देश अक्सर उन्हें अनदेखा कर सकते हैं? क्या ऐसा करना नैतिक रूप से स्वीकार्य है? ये सवाल। तो दुनिया के कुछ देश बहुत ताकतवर है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र के नियम उन पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने छोटे देशों पर? अगर कोई बड़ा देश नियम तोड़ता है और उसे कोई रोक नहीं पाता तो क्या यह नैतिक रूप से सही है? विश्लेषण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून की सार्वभौमिकता और शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ, बैलेंस ऑफ पावर से जुड़ा हुआ। अब देखिए यूएन की बात आई। यूएन में कुछ संशोधन करने की जरूरत है अभी। यूएन में आप देखेंगे कि फंड करता जो इसको फंड करते हैं ज्यादातर अमीर देश है, ठीक है। और यूएन में परमानेंट सीट वाला मामला जो है 5 देश इस पे परमानेंट सीट वीटो लगा सकते हैं, वीटो पावर इनके पास है, वो भी कौन है? अमीर देश है को, ठीक है। तो यही इसीलिए नैतिक मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि यूएन की कोई सुनता भी है कि नहीं, सब यूएन करते रहते हैं लेकिन यूएन कुछ कर ही नहीं पाता, अमीर देशों के मामले में चुप रहता है। अभी देख लीजिए अमेरिका वेनेजुएला अभी ग्रीनलैंड पे हमला करने की बात कर रहा है, ईरान पे कर ही दिया मिलके। तो और भी देश जो छोटे छोटे देश हैं उनके लिए एक सवाल बन जाता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं वो किसी काम के भी हैं कि नहीं है। यूएन खड़ा होकर बस ताली बजा रहा है या चुपचाप बैठ के टॉफी खा रहा है, हम बैठ के देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ हो गया तो, ठीक है। ये सारा। अब एक सवाल और आएगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक समझौते नैतिक रूप से निष्पक्ष है या केवल कुछ बड़े देशों और कंपनियों को ही फायदा पहुंचाते हैं, जैसे गरीब देश होते चले जाते हैं, गरीब देश और गरीब होते हैं, ठीक है। तो क्या जो व्यापार के बड़े नियम और समझौते बनते हैं क्या वे सभी देशों के लिए बराबर है? ये सवाल उठेगा। क्या वे बड़े देशों और उनकी कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, जैसे छोटे देश हमेशा पीछे रह जाते हैं? सवाल क्या है? आर्थिक न्याय और वैश्विक व्यापार प्रणाली में नैतिकता का सवाल। होता क्या है देखिए, कोई भी अमीर देश जो है अगर गरीब देश की पॉलिसी को चेंज करवाना चाहता है तो कैसे कर पाएगा? अब उसका एक खाका देखिए, ये एक्स देश है, अमीर देश है, ठीक है। मान लीजिए अमेरिका है, ये कोई संस्था है जो लोन देती है, मान लीजिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक हो गई, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। अब हम हैं इंडिया, भारत, हमको लोन चाहिए, ठीक है। हमको अपने डेवलप करने के लिए कुछ लोन चाहिए। हम डायरेक्ट अमेरिका से नहीं मांग रहे, ठीक है। हम अमेरिका से नहीं मांग रहे, हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास जा रहे हैं इससे कि हमको लोन दे दो भाई, हमको डेवलपमेंट पे खर्च करना है। अब इसके फंड करता कौन है? अमेरिका बड़े देश, ठीक है। और इनकी चलती है यहाँ पे। तो ये क्या आके इससे जो यहाँ का जो मेन आदमी होगा इससे आके बोलेगा कि देखिए भैया इंडिया पैसा मांग रहा है लोन के लिए, तो अमेरिका क्या बोलेगा? इसको दबाव बनाएगा कि देखो पहले उस पर शर्तें लागू करो। कि जो शर्त कौन कौन किस तरह की होगी? अमेरिका की तरीके की होगी। ये तय करेगा क्या शर्त, इसको बताएगा ये शर्त रखो, ठीक है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट होता है ना भारत का, खोला नहीं गया है अमेरिका के लिए, तो बोलते हैं कि दबाव वाला आएगा कि उसको बोलो कि अपना डेयरी प्रोडक्ट खोले, ओपन करो सबके लिए। कुछ नियम बनाएगा जो भारत के हित के लिए नहीं होगा, दबाव बनाएगा। लेकिन भारत को क्या है, बहुत जरूरी है लोन का, बहुत जरूरी, ठीक है। ये शर्त क्रिएट करके ये आईएमएफ बोलेगा ये शर्त बनाओ, ये शर्त लागू करो, हम तुमको अभी लोन देंगे। अब मान लीजिए भारत को बहुत मजबूरी है, अब नहीं लेगा लोन तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दबाव प्रेशर बना रहा है, कौन बना रहा है? डायरेक्ट अमेरिका नहीं प्रेशर बना रहा है, दिख नहीं रहा है, करवा रहा है किसी से। यहाँ पे फंड बहुत ज्यादा कर रहा है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को, तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ क्या कर रहा है? इस पे लागू कर रहा है, ये शर्त है वो हमारी है, ये शर्त हमारी है। किसकी? एक्चुअल में किसकी? अमेरिका की है, लेकिन दिखा कौन रहा है कि हमारी ये शर्त है, अब खोलो, ये वैश्विक हित के लिए जरूरी है, नाटक करेगा को ये वैश्विक हित के लिए है, ये अमेरिका के हित के लिए है डायरेक्ट। तो मान लीजिए भारत ने मान लिया शर्त और इसको लोन मिल गया, इसने अपनी पॉलिसीज इसके अकॉर्डिंग तय कर दी, क्या होगा? हमारा जो है मामला गड़बड़ हो गया पूरा, ठीक है। ये इस तरीके से अमेरिका दबाव बनाता है। आर्थिक न्याय और वैश्विक प्रणाली में नैतिकता का सवाल, दिमाग के ढक्कन खोलते रहिएगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे संप्रभुता का भी प्रश्न आ जाएगा कि हम सोवरेन थे कि नहीं है। सोवरेनिटी क्या कहती है, संप्रभुता क्या कहती है? अपने फैसले हम खुद करेंगे। अब यहाँ देखने में जो मैंने ये बताया पीछे, देखने में तो ये लगेगा चलिए इंडिया ने अपना फैसला खुद लिया है, सोवरेन है, कि चलो अच्छा हम अपनी पॉलिसी में सुधार करेंगे। मतलब सुधार क्या करेंगे? बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, तभी हमें लोन मिलेगा। तो ये सोवरेन था क्या? या फिर यहाँ से दबाव बना के उसने हमारा पॉलिसी चेंज करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रभुता का भी एक इशू क्रिएट हो जाता है। वैसे ही जब व्यापार वगैरह होता है, व्यापार के नियम भी बदलवा दिए जाते हैं। कैसे बदलवा दिए जाते हैं? जब हमें कहीं लोन चाहिए होता है या फिर कहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुद्दे में हम फंसते हैं, तो दिखेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था कर रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में काम कौन कर रहा था? अमीर देश। वो पॉलिसी चेंज करवा देते हैं,
मामला हो जाता है गड़बड़। अब देखिए एक और इशू, क्या हर देश को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को पालन करना चाहिए भले ही उनके अपने घरेलू कानून या सांस्कृतिक मान्यताओं से टकराते हो? ठीक है, अगर किसी देश में कोई ऐसा नियम या प्रथा जहां वहां के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हो, जैसे बोलने की आजादी न देने, महिलाओं के साथ भेदभाव करना, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस देश को मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए भले उस देश की संस्कृति या कानून अलग हो? क्या होगा? यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद बनाम मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता की बहस है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चल रहे हैं सब। और एक देखिए, क्या कुछ देशों को जैसे परमाणु शक्ति वाले दूसरों की तुलना में अधिक नैतिक अधिकार प्राप्त है, या सभी देशों को समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समान माना जाना चाहिए? अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, यूक्रेन का जेलेंस्की, अमेरिका का डोनाल्ड प्रेस मंच पे प्रेस के सामने बैठे हुए थे। इसने जेलेंस्की को लताड़ा। अब इसको पढ़िए, क्या कुछ देशों को दूसरे देशों की तुलना में अधिक नैतिक अधिकार प्राप्त है, या सभी देशों को समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान माना जाना चाहिए? समान माना जाना चाहिए, ये सवाल है। क्यों लताड़ा भाई? ठीक है, तो क्या कुछ देशों को क्योंकि वे ज्यादा शक्तिशाली है या उनके पास परमाणु हथियार है तो दुनिया के मामलों में ज्यादा कहने का हक है, या सभी देशों को चाहे वे छोटे हो या बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में एक जैसा माना जाना चाहिए? ये दिखता है क्या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में? समानता, शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नैतिकता का सवाल है ये। अब दूसरा और सवाल देखिए क्या है, क्या यह नैतिक रूप से स्वीकार है कि कुछ देश अपने राष्ट्रीय हितों जैसे आर्थिक लाभ या सुरक्षा को अन्य देशों के मानवाधिकारों या पर्यावरण सुरक्षा से ऊपर रखें? आसान भाषा में समझ लीजिए, अगर किसी देश को बहुत फायदा हो रहा है जैसे व्यापार या सुरक्षा में, लेकिन इससे दूसरे देशों के लोगों के अधिकार छीन रहे हैं या वहां के पर्यावरण खराब हो रहा है, तो क्या उस देश को अपना फायदा देखना चाहिए या दूसरों की भलाई? यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक भलाई, दुविधा है। ठीक है, तो ये है। अब एक एक करके हम और चीजें देखेंगे। ये सब मैंने जो बताया पीछे इतना, ये इश्यूज थे सारे सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो इश्यूज चल रहे हैं वो था, उससे रिलेट करना है और देखना है। अभी तक जितने भी इश्यूज बताए मैंने, जो सवाल थे वो सारे, उस पर क्या करना है, थिंक। क्या करना है, मोर थिंक। सोचने का बौद्धिक जुगाली खूब करना है, उस पर खूब बौद्धिक जुगाली जरूरी है। अब जो मैंने ये स्लाइड लगा दी है, स्लाइड लगा लगा के मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ना, कि स्लाइड लगा दी है, जल्दी जल्दी हो पा रहा है, बातें समझ में आ रही है, जल्दी हो रहा है, टाइम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो पाएंगी। ठीक है, नहीं तो मैं लिख के ही बताता, जो लिखा रहता था फिर मैं बताता था, लेकिन मैंने स्लाइड अब लगा दिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, आधे घंटे 40 मिनट का से नहीं होगा, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, इसलिए स्लाइड लगाई। और जो उसमें लिखा हुआ है वही पीडीएफ आपको मिल भी जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मिलेगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य सोच, बड़ी बड़ी विचारधाराएं। ठीक है, विचारधाराएं मतलब क्या, देखिए हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है कि घर परिवार कैसे चलाना चाहिए, वैसे ही दुनिया के बड़े बड़े देशों की भी अपनी सोच होती है कि दुनिया को कैसे चलाना चाहिए, कौन ताकतवर होगा, कौन किसका साथ देगा, किसके नियम चलेंगे। इन्हीं सब बातों पर अलग अलग तरह की सोच बनी हुई है, इन्हीं सोचों को विचारधाराएं कहते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहला है रियलिज्म, यथार्थवाद। आदर्शवाद में नहीं, असली दुनिया में जीना। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बोलते हैं ना कि बी प्रैक्टिकल भाई, तो जो प्रैक्टिकली संभव है उन सब चीजों के बीच में जीना, यथार्थवाद में जीना। ये है लोक में रह के जीना, ये जो सांसारिक जीवन है इसमें रह के जीना, जो इसमें अच्छा खराब जो बुरा हो रहा है उसमें जीना। हमेशा आदर्शवाद में नहीं जीना कि अब तो इस मोड में रहेंगे, आदर्शवाद नहीं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एक लाइन करके आसान भाषा में समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गांव है ताकतपुर, वहां के मुखिया है शेर सिंह। शेर सिंह का मानना था कि दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपनी ताकत बढ़ाते हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं। अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो सबसे ताकतवर बनो, अपनी सेना मजबूत रखो, दूसरे पे भरोसा मत करो, जो कमजोर है उसे दबाया जाएगा, जो कमजोर होगा उसे दबाया जाएगा। शेर सिंह अपने जगह पे ठीक ही है। क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश, दो देश, तीन देश, चार देश, कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपने आप को ताकतवर बनाओ। और अभी जो युद्ध हो रहे हैं, जो इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, उनको देखते हुए इंटरेस्ट बनाए रखो, लेकिन अपने आप को मजबूत करते चले जाओ। कोई किसी का दोस्त नहीं है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही शेर सिंह समझ चुके हैं। और इसको आसान भाषा में समझना है तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जंगल के कानून जैसा है। जंगल कानून क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल कानून क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जंगल के कानून जैसी है। यहाँ सब देश अपने अपने फायदे, खासकर ताकत और सुरक्षा। सुरक्षा कैसे, ऑयल, रिसोर्स,
इन सब पे कब्जा करेगी। ताकत और सुरक्षा के लिए ही काम करते हैं, कोई किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो खुद को इतना मजबूत कर लो कि तुम पर हमला करने से भी सोचे। ठीक है, अभी देखिए एक सवाल ये है कि भारत पे पाकिस्तान इतना मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से, फिर भी लोग उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं, तो मान लीजिए ये रहा पाकिस्तान, या मैं आपसे पूछूं कि क्यों इस पे हमला करके इसको लूट क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक, इन सबको लूट क्यों नहीं ले रहे हैं मार के? ठीक है, चाइना इतना बड़ा कंट्री है, ये तो जब चाहे तभी हमला करके कुछ भी कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? मन में सवाल नहीं आता कभी? इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब। भारत भी है न्यूक्लियर, ठीक है, ये भी न्यूक्लियर पावर है, ये भी न्यूक्लियर पावर है। तो क्या बना हुआ है? इंटरनेशनल रिलेशन में एक शब्द चलता है, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर एक दूसरे से बयानबाजी जरूर करेंगे, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब न्यूक्लियर पावर है यहाँ पर, क्योंकि पावरफुल है, इसलिए हमला नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर यही तीनों में से जो एक दूसरे के पास है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ भारत है, यहाँ चाइना है, भिड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, भारत के पास नहीं है, तबाही मचा देते हैं। या फिर पाकिस्तान के पास नहीं है, जैसे भारत के पास है, चाइना के पास है, ये एक डर में रहता है हमेशा, इसलिए बहुत चिल्लाता है। ठीक है, सभी न्यूक्लियर पावर है, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं इसको। और समय समय पे जब नहीं होता है कि सब कोई ना कोई रिलीजियस चीजें होती हैं या फेस्टिवल होता है, चाइना का भी फेस्टिवल हुआ था एक, इसमें क्या प्रदर्शन किया इसने? रोबोट्स का प्रदर्शन किया। रोबोट्स क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, कुंफू मूव कर रहे थे, और इतनी स्मूथ तरीके से कर रहे थे जैसे लग रहा था कि बहुत टाइम से ट्रेंड है ये। तो इसने प्रदर्शन किया अपने रोबोट्स का। भारत क्या करता है? 26 जनवरी होता है तो उसमें अपने युद्ध जो हथियार होते हैं उसका प्रदर्शन होता है। और भी देश है ये भी करते हैं। क्यों करते हैं? ये दिखाते हैं कि देखो हमारे पास है। थोड़ा सा ये बैलेंस ऑफ पावर काम कर रहा होता है, दिखाना, शो करना, हमला नहीं करना, वो दिखाते रहना है कि है हमारे पास, कि किम जोंग उन जो है हथियार चला रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इन सबका परीक्षण करने का वीडियो जारी कर देंगे कि देखो हम कर रहे हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पावर दिखाते रहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर ब्रॉडर सेंस में सोचिए, हर चीज में। अगर मान लीजिए भारत में किसी भी तरीके का हो सकता है, इसरो में कुछ सैटेलाइट छोड़े गए, सैटेलाइट वाला कुछ मामला हुआ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, इन सब चीजों का। तो ये शो करना, वीडियो जारी कर देना, ताकि वैश्विक दुनिया देखती रहे कि भारत कमजोर नहीं है। साउथ कोरिया क्या करता है? यही करता है। चाइना क्या करता है? यही करता है। अभी फेस्टिवल हुआ था, उसका वीडियो जारी हुआ जिसमें रोबोट्स काफी उधम मचा रहे हैं ढंग से। फ्यूचर में वो दिखा दिया कि अगर लड़ाई हुई तो रोबोट लगा देगा, अपने आदमी नहीं लगाएगा, रोबोट से हमला होगा। तो अब इन पे क्या हुआ? इंडिया पे, अमेरिका पे दबाव बन गया कि वो भी अब रोबोट बनाए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के मामले में अब ये कमजोर हो रहा है, वो रोबोट पे खेल रहा है। तो आपको भी मजबूत करना होगा। अब ये लाइन समझ में आया होगा। यथार्थवाद, चाइना क्या है? यथार्थवाद में जी रहा है। अमेरिका क्या है? यथार्थवाद में जी रहा है। इंडिया क्या है? ये भी यथार्थवाद में जी रहा है। क्यों? जो भी नए नए परीक्षण हो रहा है, जो भी डिफेंस में नए नए परीक्षण हो रहे हैं, इसरो में कोई परीक्षण हो रहा है, ठीक है, वास्तविकता को पहचानते हुए उसके अकॉर्डिंग काम करना। आदर्शवाद में तो नहीं जीना कि नहीं हिंदी चीनी बाई बाई, ये बोलते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई, मुंह से बोलते हैं केवल। चाइना केवल मुंह से बोलता है हिंदी चीनी भाई भाई। ये क्या है? आदर्शवाद में जी रहे हैं। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन डिफेंस को मजबूत कर रहा है। ठीक है, भारत एक बार इससे धोखा खा चुका है। कौन से शब्द से? आदर्शवाद से। हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे बोल रहे थे, हमला कर दिया, उसका भारत का दिमाग खुल गया। फिर क्या किया? अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया डिफेंस में। अब कितना भी हिंदी चीनी भाई भाई करें, मुंह से हम भी करेंगे, मजबूत करके रहेंगे हम अपने आप को। तुरंत क्या होता है? न्यूक्लियर बॉम्ब के परीक्षण चालू हो जाते हैं। हम न्यूक्लियर पावर्ड हैं। ये रियलिज्म का, यथार्थवाद का सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियर पावर होना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध है, ये जो युद्ध हुआ है ये भी यथार्थवाद का एग्जांपल है। युद्ध जो हो रहा है, भारत से चीन का सीमा विवाद, ये भी यथार्थवाद का एग्जांपल है। ठीक है, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना। यथार्थवाद को केवल सैन्य क्षमता से मत जोड़िएगा, हर चीज में ले लीजिए, ब्रॉडर सेंस में देखिए। ब्रॉडर सेंस में इंटरनेशनल रिलेशन आप जिन्होंने पढ़ लिया होगा,
इंटरनेशनल भी पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन जिन्होंने पढ़ लिया होगा, बैलेंस ऑफ पावर, यथार्थवाद, उनको सब बताया गया होगा। आदर्शवाद भी कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में सब लागू होता है। तो यथार्थवाद में जीना, अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है, अब देखिए आदर्शवाद, आइडियलिज्म और लिबरलिज्म, इसमें क्या होता है? देखिए कहानी सुनिए, मजा आएगा। गांव है प्यारपुर था, एक गांव है जो जिसका नाम है प्यारपुर। वहां की सरपंच जो है आशा देवी थी। आशा देवी का मानना था कि अगर लोग मिलजुल कर रहे, नियम बनाए, एक दूसरे की मदद करे तो गांव शांति रहेगी। पुलिस कचहरी सब काम करे तो गांव में कोई भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा, सब मिलकर तरक्की करेंगे। अच्छी बात है, करनी चाहिए। एक्स देश, वाई देश, जेड देश और वन देश क्या करते हैं? बायलैटरल टॉक, ट्राइलेटरल टॉक। ये जो टॉक है, बायलैटरल, ट्राइलेटरल, ये आदर्शवाद इनका एग्जांपल बन सकता है। बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, कोई जो ऐसा बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर, जो अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनेंगे, जिन्होंने न्यूक्लियर बना लिया उसको खत्म किया जाए। ठीक है, दुनिया यूटोपियन वन होनी चाहिए, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये क्या है? आदर्शवाद है। आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं, आइडियलिस्टिक इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, आइडियलिस्टिक इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे हैं। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। जब संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है तो ईरान पे हमला हो रहा है, गाजा पे हमला हो रहा है, तो हमारा परिवार नहीं है? मन में तो सवाल आना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम में तो सभी आ रहे हैं, संपूर्ण विश्व अपना परिवार है, तो वो अपना परिवार नहीं है? उसको तो बचाना चाहिए था, नहीं बचाए। अभी क्या बोल रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी क्या जाके बोल के आए इजराइल में, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। ये बोले, ठीक है, अच्छी बात है। आप यहाँ पे इमोशनल करने की कोशिश करें, करिए, करते रहिए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जब बोल रहे हैं तो ये बना के रखिए। ये बोलना पड़ेगा। जैसे हमारा स्टैंड क्या रहता है, जैसे गाजा इजराइल में हुआ तो हमारा क्या स्टैंड रहा था इस पे कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है, हम इन सब तबाही का कंडेम करते हैं, लेकिन हम इजराइल के मामले में उसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही था। फिर हमने डील भी की इजराइल से। ये जो मैं बता रहा हूँ ये है, ये डील वगैरह कि हम हाथ नहीं लगाएंगे उनके मामले में, लेकिन हम इसका कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यथार्थवाद का, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जब बोल रहे हैं उसके आधार पे जो इंटरनेशनल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आदर्शवाद का एग्जाम्पल है। आइडियलिस्टिक हो रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं केवल, ऐसा रियलिटी में होगा नहीं, क्योंकि हमला होगा तो इंडिया ने डिक्लेयर किया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है इंडिया। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब पहले हम हमला नहीं करेंगे, अगर किसी ने किया तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ठीक है, तो अब वसुधैव कुटुंबकम और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जब इन दोनों को मिलाएंगे तो तारतम्यता तो नहीं बैठेगी, क्योंकि परिवार पे ही हमला कर देना ठीक नहीं है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम आदर्शवाद है। ठीक है, तो ये आदर्शवाद को क्या समझेंगे कि दुनिया सिर्फ ताकत से ही सब कुछ नहीं है। अगर आपस में देश मिलकर काम करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार करे तो सबका भला होगा। बातचीत से समस्याएं सुलझाई जा सकती है। लोकतंत्र जहां ज्यादा होता है वहां लड़ाई कम होती है। अच्छी अच्छी बातें जितना सोच सकते हैं कर लीजिए इसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, WTO, यहाँ पे बैठ के लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट है ब्रह्मांडवाद। ठीक है, ब्रह्मांडवाद या विश्ववाद कह लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? लैंग्वेज पहले पढ़ेंगे। एक गांव था विश्वग्राम, एग्जाम्पल के लिए। वहां के लोग मानते थे कि हम सब पहले इंसान हैं, फिर किसी गांव या देश के। अगर किसी भी इंसान पर जुल्म हो रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, भले ही वो कहीं का भी हो। मानवता सबसे ऊपर, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर। ठीक है, हम पहले नागरिक नहीं है, हम किसी देश के नागरिक नहीं है, हम कुछ नहीं, हम पहले मानव है। ये भी आदर्शवाद के नजदीक है कि मानव रहते हुए हमें मदद करनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? ये लोग मानते हैं कि सभी इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी देश का हो। हमें राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी मानवता के बारे में सोचना चाहिए। मानवाधिकार सबसे ऊपर है। अगर कहीं किसी को जुल्म सहना पड़ रहा है तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि उसकी मदद की जाए। ठीक है, इसमें क्या है? शरणार्थी का संकट है, उसकी मदद करिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो भी सामने आए। ये सब चीजें मदद करें। युद्ध हुआ, परेशान है लोग, जाके मदद करिए। ये जो आइडियोलॉजीज है, ये जो विचारधारा है, इसको सपोर्ट करती है कि कहीं युद्ध हो रहा है तो संप्रभुता साइड में रखो, पहले जाके मदद करो। तो मैं ये आइडियोलॉजी जो बताई जा रही है, जो ऊपर इश्यूज बताए गए हैं, उससे टैकल हो रहे हैं कि ये कहती है, ये जब आपके सामने से इश्यूज आ जाए ना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, संप्रभुता का मानना है, आप ये जो है इस तरह की विचारधाराएं जो है इसके अकॉर्डिंग टैकल करिए इसको। केस स्टडी जब आएगी तो उसमें एक दो करके बताया जाएगा, तो आपको पता चलेगा। अभी तो आपको समझना है बस कैसे कैसे देश दुनिया में चल रहा है। चौथी बात क्या है? जीवन की
समानता का दृष्टिकोण, इक्वलिटी ऑफ लाइफ अप्रोच, ठीक, सबकी जान बराबर है। ये विचारधारा क्या कहती है? एक गांव है समतापुर, वहां के डॉक्टर जीवन प्रकाश का मानना था कि हर इंसान की जान बराबर है, कोई अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, सबकी जान बचाने की उतनी ही कोशिश करनी चाहिए, किसी एक की जान ज्यादा कीमती नहीं है। इसको और अच्छे से समझिए। देखिए, एक व्यक्ति है अमीर, एक व्यक्ति है गरीब, ठीक है, ये एक असमानता है इनके बीच, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है ये क्या कहती है? दोनों की जान बराबर है, बराबर है दोनों। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन है, और ह्यूमन लाइफ एज अ ह्यूमन होने के नाते सबकी जान बराबर है, ठीक है। हम इसको ना अलग से ट्रीट करेंगे ना इसको अलग से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों मानव है। अमीर गरीब अपना साइड में रखो, उससे हमसे नहीं लेना देना, इतना ही समझिए, ठीक है। जैसे महामारी के समय टीके का वितरण जब हुआ था, क्या किया गया था? ये सवाल मन में आया कि अमीर देश है तो गरीबों को पहले बाद में दे, अमीरों को पहले दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबको बराबर बराबर खेप पहुंचाया गया जितना हो सके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में राहत, आपदा राहत देना। अब एक और मार्क्सवाद देखिए, मार्क्सिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन में ये भी चलता है। देखिए मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, गरीबों और अमीरों की लड़ाई, कहानी पढ़िए पहले। एक गांव था संघर्षपुर, वहां के मजदूरों का नेता लालचंद था। लालचंद का मानना था कि गांव में असल लड़ाई गरीब मजदूरों और अमीर जमींदारों के बीच है। दुनिया में भी यही है, अमीर देश और गरीब देशों का खून चूसते हैं। जब तक ये लूट बंद नहीं होगी शांति नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध असल में अमीर विकसित देशों और गरीब विकासशील देशों के बीच पैसे और ताकत की लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में बात कर रहे हैं, जो मार्क्सिज्म को मानते हैं। अमीर देश गरीब देशों के संसाधनों को लूटते हैं और उनका शोषण करते हैं। उनका मानना था कि जब तक दुनिया पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट है, तब तक यह असमानता और संघर्ष चलता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अमीर गरीब का फासला, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। अब देखिए थोड़ा इसको समझिए, मार्क्सिज्म क्या मानता है? इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सिज्म, अमीर देश गरीब देश, ये क्या होता है? कहता है कि अमीर देश जो है गरीब देशों के संसाधन, खासकर प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिस्ट है। इंटरनेशनल में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, अमीर देशों का दास है, अमीर देशों का दोस्त बनता है यहाँ पे। ये इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, बस नेचुरल रिसोर्स उसको चाहिए। नेचुरल रिसोर्स में आपका ऑयल हो सकता है, जंगल काट के कोई फैक्ट्री लगा दे, वहां के आदिवासियों को भगा दे, या गरीबों का शोषण करते हैं, और कुछ नहीं। और हमें यही देखने को मिलता है हमेशा, हाँ, ठीक है। जब भी कहीं कोई हमला हो रहा है, जैसे ईरान पे हुआ तो क्या बोल रहे थे? ऑयल। वेनेजुएला पे हुआ तो क्या हुआ? ऑयल। ऑयल ऑयल कर रहे हैं यहाँ पे सब, ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए। तो क्या कर रहे हैं अमीर देश, कैपिटलिस्ट, नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा कर रहे हैं। मार्क्सिज्म ये कहता है इंटरनेशनल रिलेशन पे। जैसे गरीब छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है, जैसे एक छोटा सा गांव मान लीजिए यहाँ पे है, ये छोटा गांव है, और इस गांव में जमींदार है, एक किसान है। जमींदार क्या करता है? किसान का शोषण करता है। बस वैसे इंटरनेशनल रिलेशन में एक अमीर देश है, गरीब देश का शोषण करता है। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। मार्क्सिज्म ये कहता है, इस तरीके से चलता है। आइडियलिज्म क्या कह रहा है, यथार्थवाद क्या कह रहा है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। रियलिज्म क्या कह रहा है कि रियलिटी में जियो, ठीक है, अपना डिफेंस मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में, अपने आप आत्मनिर्भर बनो। आइडियलिस्टिक क्या हो रहे हैं कि दुनिया जो है एक लोगों की नहीं है, सब कोई बराबर है, सब बेहतर चल रहा है, ठीक है, हम बातचीत करके सब सुलझा लेंगे, ठीक है, करते रहिए। आइडियलिज्म, रियलिज्म। फिर आता है मार्क्सिज्म, एक होता है ब्रह्मांडवाद, विश्ववाद, सभी बराबर है, सभी बराबर है, तो ये आइडियलिज्म के नजदीक में जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो विचारधाराएं हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन को देखती हैं अपने अपने चश्मे से, अपनी अपनी विचारधाराओं के चश्मे से। मार्क्सिज्म भी अपने चश्मे से देखता है, लेकिन मार्क्सिज्म का चश्मा जो है ज्यादा रियल लगता है, और रियलिज्म का भी जो है यथार्थवाद है। तो जो मार्क्सिज्म है वो यथार्थवाद के काफी नजदीक है, यथार्थवाद के काफी नजदीक है। क्यों? क्योंकि अमीर देश गरीब देशों के रिसोर्स लूटते हैं, बस। अब गांधीवाद देखिए, गांधीज्म, अहिंसा और सत्य का रास्ता, ये भी आइडियलिज्म के ज्यादा नजदीक है। एक गांव था शांतिग्राम, वहां के संत बापू जी का मानना था कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता है, अगर कोई दुश्मन भी है तो उसे भी प्यार और अहिंसा से जीतो, आत्मनिर्भर बनो, लालच मत करो, सबसे बराबरी का व्यवहार करो। आदर्शवाद के नजदीक लग रहा है, देखते ही पढ़ते, ठीक है। तो ये लोग क्या मानते हैं, जो इस विचारधारा को मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अहिंसा, सत्य, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और सर्वोदय, सबका उत्थान के सिद्धांतों पर चलने चाहिए। युद्ध और हिंसा से समस्या हल नहीं होती है, केवल समस्या पैदा होती है। देशों को आपसी बातचीत, सहयोग और सहिष्णुता से काम लेना चाहिए।
कुछ हद तक ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हिंसा से नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक बात है। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ये भी ठीक बात है। हिंसा से चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब ठीक है। ये सब आदर्श स्थिति है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन आदमी का नीयत कैसा है, देश का नीयत कैसा है, वो भी तो देखना चाहिए। तो इनका मानना था इस तरीके का, गांधीवाद का। ठीक है, इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं ये, ठीक देखते हैं, आदर्श बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आदर्श यहाँ से ये सब चीजें ना हो, बूमा बूम मचने लगे, तब क्या करना चाहिए? रियलिज्म पे ध्यान देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति होता है किसी झगड़े में लाठी डंडे की बजाय बातचीत से सुलह करवाता है, या खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद करता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? दूसरों की मदद करना, सीधा ये। तो भारत की विदेश नीति में शांति का आग्रह, सत्याग्रह आंदोलन, ये जो सब चीजें हैं, सत्य के साथ आग्रह। इंटरनेशनल रिलेशन में जब कोई हमला हो जाता है तो भारत क्या स्टैंड लेता है? सब बोलते हैं न्यूट्रल स्टैंड लेता है, बल्कि ये क्या कह रहा होता है? शांति बनाओ। शांति बनाओ कहना न्यूट्रल होना नहीं होता है। शांति बनाओ जब बोलते हैं भारत, तो ये एक स्टैंड है भारत का कि शांत रहो। और ये शांति बनाओ वाला जो रिलेशन है, ये जो वैल्यू है, इंटरनेशनल रिलेशन में काम आती है भारत के अभी भी। जब भी कहीं हमला होता है, दोनों को बोला जाता है शांत रहो, शांति बनाइए, शांति से ही सब कुछ होगा। ये गांधी जी का दिया हुआ एक हथियार है हमारे लिए, हर तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इसका इंटरनेशनल रिलेशन में। शांति बनाइए, ठीक है। अब देखिए फांसीवाद, फासिज्म, अपना देश सबसे ऊपर। एक गांव था गुत्सापुर, वहां का नेता था दबंग सिंह। दबंग सिंह का मानना था कि हमारा गांव सबसे महान है, सबसे ऊपर है, जो हमारे गांव के नहीं वे सब दुश्मन है। हमें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, अपने गांव का झंडा दुनिया के सामने सबसे ऊंचा रखना चाहिए, जो हमें चुनौती देगा हम उसे कुचल देंगे, ठीक है, इस तरीके का बात। अब देखिए इसको थोड़ा, फासिज्म वाला मतलब क्या? मान लीजिए कोई एक्स कंट्री है और सारे देशों को क्या बोलेगा कि ये सारे देश दो कौड़ी के देश हैं, हम ही सबसे ऊपर है, ठीक है। अब एक चाइना का एग्जांपल लीजिए। चाइना क्या मानता है? चाइना मानता है कि ऊपर गॉड है, भगवान है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद सारे दीनहीन देश है, उसके बाद सब है। गॉड को सबसे ऊपर देखेगा कि पहले भगवान है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद सारे देश आते हैं, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सब फालतू देश है, ऐसा बोलता है। कहता है कि हमें भगवान के बाद हम ही हैं, ठीक, भगवान के बाद हम ही हैं, और सब दो दीनहीन है, फालतू लोग हैं, फालतू देश है। वी आर गुड, वी आर बेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है? एक फासिस्ट टाइप का सोच लेके घूम रहा है। ये एग्जाम्पल बनेगा, ये फासिस्ट सोच लेके घूम रहा है। देसी एग्जाम्पल ले लीजिए एक छोटा सा, जैसे कोई गुट या परिवार बोले कि हमारा खानदान सबसे ऊपर है, बाकी सब बेकार है, और फिर अपनी बात मनवाने के लिए भी इसी हद तक जाने लगे। चाइना क्या करता है? गॉड है, फिर हम है, बाकी सब बेकार है। उसके बाद क्या करता है? ताइवान के इर्द गिर्द जाके मैलिफाइड तरीके से हर नाटक करता है, गलत हरकत करता है, मिलिट्री प्रैक्टिस करने लगेगा, किसी के जोन में जाके किसी पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये हरकत करता है। तो फासिस्ट सोच लेके घूम रहा है। इस तरीके का अगर हर परिवार में भी, तो वो भी एक तरीके का फासिस्ट सोच लेके घूम रहा है कि हमारा ही खानदान सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, बाकी सब दीनहीन प्राणी है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है। तो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो भरा होता है, वो फासिस्ट सोच लेके घूम रहा होता है। अति राष्ट्रवादी आंदोलन एग्जाम्पल बनेगा, जैसे इतिहास में हिटलर का जर्मनी और मुसोलिनी का इटली, ये सब फासिस्ट टाइप पे सोच रखते थे। उदारवाद, स्वतंत्रतावाद, हर इंसान की आजादी सबसे ऊपर। ये क्या करते हैं? ह्यूमन को महत्व देते हैं। लेकिन लाइन पढ़िए, एक गांव था आजादीपुर, वहां के लोग मानते थे कि सरकार का काम कम से कम होना चाहिए, हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने जीने अपना व्यापार करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, जब तक दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों को एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से कम दखल देना चाहिए, ठीक है। ये फ्री ट्रेड का पक्षकार है ये काफी। क्या कहना है कि आदमी की आजादी को सर्वोपरि दो। अगर कोई देश में काम कर रहा है, फैक्ट्री है, कोई दुकानदार है, उसको आजादी दो। कब तक दो? जब तक इसकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। ये फ्री ट्रेड के काफी पक्षकार लोग रहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच फ्री ट्रेड हुआ, तो इसके बड़े हितैषी होते हैं, ये करते हैं उसको। लेकिन उसी के साथ डिस्क्लेमर भी लगाते हैं, जब तक किसी की आजादी न छीनी जाए, तब तक ऐसा करते रहिए। एक देसी एग्जांपल दे लीजिए, जैसे कोई दुकानदार होता है, कहता है कि मेरा धंधा, मेरी आजादी, सरकार को मेरे काम में दखल नहीं देना चाहिए। या कोई व्यक्ति जो कहता हो कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, मुझे कोई नहीं बताएगा, बोलते हैं ना कि इट्स माई लाइफ, मुझे अपने तरीके से जीने दो, ठीक है, जियो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो फिर हम आएंगे। कौन आएगी? गवर्नमेंट आएगी, बंदूक खोज के से पुलिस पहुंच जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आजादी तुम्हारा ठीक, लेकिन तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया, आ जाओ। तो मुक्त व्यापार के समर्थक किसी देश का दूसरे देश की सैन्य सहायता का विरोध करना,
एक देश है, एक दूसरा देश है, तीसरे देश पे हमला किया, ठीक है, और सैन्य सहायता मिल गया किसी से इसको, तो ये बोलेंगे सैन्य सहायता मत दो, ये सब मत करो, ये सब गलत बात है। तो आपको इन विचारधाराओं से जो पीछे के जो इश्यूज हैं उनको टैकल करना है बहुत ही बहादुरी से, और केस स्टडी में ऐसे ही करना भी है हमें, ठीक है। अब ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधाराओं का विश्लेषण, ये आपको करना होता है खुद से। जितना भी मैंने बताया है उन सबको खुद से विश्लेषण किया जाता है इन सब चीजों का, लेकिन मैंने इन सब चीजों का विश्लेषण कर दिया है, आपको क्या करना है, पढ़ लेना है बस, ये पढ़ लेना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने का चश्मा, लेंस टू व्यू द वर्ल्ड, यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, फांसीवाद, सबका किया हुआ है। ताकत और नैतिकता का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर एंड एथिक्स, सबका विश्लेषण किया जा चुका है। आपको क्या करना है, केवल पढ़ लेना है। सहयोग, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस कोऑपरेशन, इसका भी किया जा चुका है। राज्य की भूमिका का महत्व, राज्य की भूमिका और व्यक्ति का महत्व, रोल ऑफ स्टेट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, इसका भी सारी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग एक एक लाइन में किया गया है। आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। वैश्विक समस्याओं का समाधान, जो पीछे बहुत बताया गया है, सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम, उस विचारधाराओं के अकॉर्डिंग दिया गया है। विचारधाराओं का टकराव और तालमेल, क्लैश ऑफ सिनर्जी ऑफ आइडियोलॉजीज, सारा दिया गया है, ठीक है, और उसका निचोड़ भी किया गया है। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ लेना है, केवल पढ़ लेना है, कुछ करना नहीं है। ये करने वाले का काम आपका है, लेकिन मैंने कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। इससे आप सीख पाएंगे कि खुद से कैसे विश्लेषण किया जाता है। ये आपके फायदे में होगा काफी, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम ISPCS SSC। थैंक यू।